बिहार की राजनीति में पर्दे के पीछे इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है और जैसे ही ये पर्दा उठेगा उसके बाद बहुत कुछ साफ हो जाएगा नीतीश कुमार की आने वाली विधानसभा की चुनावों की राजनीति को भी लेकर, क्योंकि इस समय बिहार के अंदर जो एक बड़ा नेता आप जिसे कह सकते हैं वो है नीतीश कुमार। और इन्हीं नीतीश कुमार को संभालने में, इन्हीं नीतीश कुमार को समझाने और बुझाने के लिए जेपी नड्डा को बिहार भेजा गया। ये कहा गया कि जेपी नड्डा सिर्फ वहां छठ मनाने नहीं जा रहे बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों को साधने के लिए, साथ ही में नीतीश कुमार को मनाने के लिए, अपने साथ रखने के लिए जेपी नड्डा को बिहार भेजा गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब जेपी नड्डा छठ का पर्व मनाने के लिए बिहार पहुंचे हैं। और सबसे मुख्य बात आप देखिए, जहां जेपी नड्डा बिहार के अंदर मौजूद थे और उसके बाद नीतीश कुमार के साथ वो नजर आए, काफी लंबी बातचीत उन लोगों के बीच में भी हुई, वहीं इस पूरे के पूरे छठ पर्व पर भी एक नेता का बयान सामने आया जिसे राजनीति का चाणक्य माना जाता है। बिहार के अंदर विपक्षी पार्टी के नेता होने के बावजूद इस नेता ने नीतीश कुमार की तारीफ की। अब आप में से शायद कुछ लोग समझ भी गए हों और जो नहीं समझे उनकी शंका को दूर करके बता देती हूं कि ये नेता है लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने बिहार के अंदर नीतीश कुमार की छठ घाटों पर जिस तरीके का प्रबंधन किया गया था उसकी तारीफ की है। अब आप ये समझते हैं कि राजनीति में कुछ भी ऐसे ही नहीं हो जाता है। कोई नेता अगर विपक्ष में है तो लाख कोई भी पक्ष का जो नेता है अच्छी चीजें कर ले, कुछ भी कर ले, कोई ना कोई कमी और खोट जो है वो विपक्ष का नेता निकाल ही लेता है। और वो भी ऐसे समय में जब बिहार के अंदर उपचुनाव है, फिर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में जब लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार की तारीफ की तो इसके पीछे बहुत सी चीजें, बहुत सी आकलन लगाए जाने शुरू कर दिए, क्योंकि बिहार के अंदर लालू प्रसाद एक ऐसे नेता है जो हर बात को बहुत तोल मोल के बोलते हैं और उनकी बाहर बात का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। बहरहाल लालू प्रसाद यादव ने जो ये बयान दिया इस पर भी काफी ज्यादा एक कह सकते हैं कि चर्चा होने लगी कि लालू प्रसाद यादव का आखिर में मकसद क्या था। अब नीतीश कुमार इसी खेमे में रहेंगे या दूसरे खेमे में जाएंगे, ये सब बात तो अभी इस वक्त बार बार ये आती रहती है। हम ये नहीं कहेंगे कि नीतीश कुमार जो है इंडिया में चले ही जाएंगे या एनडीए में ही ठहर जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार कहते कुछ है और करते कुछ है। ये हमेशा से हर कोई जानता है कि वो जब ये कह रहे थे एक बार कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन उधर नहीं जाएंगे, और उसके तुरंत बाद हमने देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थाम लिया। अब इन सब चीजों के बाद देखिए जेपी नड्डा, अब जेपी नड्डा पे आते हैं। बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव की हमने बात की, अब जेपी नड्डा को भी जरा देखते हैं। जेपी नड्डा पहले नीतीश कुमार से मिलते हैं, फिर उसके बाद जो बिहार की स्वर कोकिला थी शारदा देवी, उनके यहाँ पर उनको एक तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए जाते हैं, वहां पर कुछ समय व्यतीत करते हैं। फिर उसके बाद जेपी नड्डा पहुंचते हैं आरएसएस के कार्यालय पे, जहां पर वो एक कहा गया कि संघ के प्रमुख एक व्यक्ति से जो बिहार में है उनसे मुलाकात करते हैं। उनकी इस मुलाकात में उनके साथ जाते हैं बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री, और कहा गया कि इन दोनों उप मुख्यमंत्रियों में से एक उप मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार के बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, यानी बहुत ही उनके करीबी हैं। तो ऐसे में अगर वो किसी एक उप मुख्यमंत्री को अंदर ले जाते तो बात बिगड़ सकती थी। तो बात को संभालने के लिए दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों को बाहर रखा गया और लगभग एक घंटे तक जेपी नड्डा और जो ये संघ प्रमुख जो थे उनके बीच में बातचीत चली। सूत्रों के हवाले से बहुत सी ऐसी बातें जो हैं वो निकलकर सामने आई, लेकिन जेपी नड्डा के इस मुलाकात को बहुत तरीकों से देखा गया, क्योंकि चुनाव नजदीक है। और इस बीच में यह भी कहा गया कि जेपी नड्डा ने चिराग पासवान से भी मुलाकात की। चिराग पासवान के वो घर पर गए, अब वो छठ के त्योहार के कारण ही वो गए, सिर्फ इसे इस बात से नहीं देखा जा सकता। चिराग पासवान के पास जब वो गए तो इस पे जो राजनीतिक आकलन लगाए गए, कहा गया कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान इन दोनों के बीच में बहुत से मुद्दों को लेकर मतभेद है, और इन मतभेदों को सुलझाने के लिए नीतीश कुमार जो जेपी नड्डा थे वो चिराग पासवान से मिले। और क्योंकि देखिए चुनाव नजदीक है और सबसे बड़ी चीज तो उपचुनावों को एक तरीके से कह सकते हैं कि
वो पिक्चर का ट्रेलर है। उस ट्रेलर को देखने के बाद नीतीश कुमार हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो ये समझ जाएगा कि आगे आने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर जो है वो एक तरीके से किस पार्टी के लिए ज्यादा लोग जो है वो उसकी तरफ उनका झुकाव दिख रहा है, या कहे कि एक तरीके से इन उपचुनावों के बाद पूरे मैच की जो पिच है वो तैयार हो जाएगी। बहुत कुछ साफ इन उपचुनावों के बाद हो जाएगा। अब आरएसएस की मीटिंग आपने देखी, चिराग पासवान से मुलाकात हुई, और इसके बाद अब बिहार के अंदर एक और चीज की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, वो है बेलागंज की सीट, जिस पर इस बार जेडीयू के उम्मीदवार उतारे गए हैं और इस पर चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर भी बहुत सी बातें हो रही हैं। वहीं नीतीश कुमार को लेकर कहा गया कि नीतीश कुमार अब ये जो 4 सीटें बिहार के अंदर उपचुनावों की हैं उन सभी पर ये चुनावी प्रचार प्रसार में जुट गए। बहुत सी चीजें, बहुत से मुद्दों पर नीतीश कुमार इन सीटों पर प्रचार प्रसार करते हुए भी नजर आएंगे। और इस बीच में तरारी और रामगढ़, इन दोनों सीटों पर 9 नवंबर को नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार प्रसार किया। फिर 10 नवंबर को वो बेलागंज और इमामगंज, इन दोनों सीटों पर चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए निकलेंगे। तो अब इन चारों सीटों को आप सबसे पहले समझ लीजिए, क्योंकि ये 4 सीटें बहुत मुख्य भूमिका इन चुनावों के अंदर निभाने वाली हैं, और इसमें भी सबसे ज्यादा एक जो मुख्य भूमिका निभाने वाली है वो है बेलागंज की सीट। बेलागंज की सीट इस बार क्यों महत्वपूर्ण है, और इसके साथ साथ इमामगंज की सीट भी क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर कहीं ना कहीं सीट पर कहा जा रहा है कि सीट के मतदाता जो हैं इस बार एक अलग ऑप्शन देख रहे हैं, जन स्वराज पार्टी। इसको लेकर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत से मतदाता जो है वो जन स्वराज पार्टी की तरफ जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस सीट का चुनाव कितना ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। पहले इन चारों सीटों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, तरारी और रामगढ़ में एनडीए की ओर से बीजेपी के उम्मीदवार प्रत्याशी हैं। वहीं इमामगंज में जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रत्याशी हैं। यहां से मांझी की बहू दीपा मांझी जो है वो चुनाव में है। रामगढ़ में जो मुकाबला है वो आरजेडी के अजीत सिंह से बीजेपी के अशोक सिंह का है, और तरारी में बीजेपी उम्मीदवार विशाल प्रशांत की चुनावी लड़ाई सीपीआईएमएल के राजू यादव से है। इमामगंज में मुकाबला हम की दीपा मांझी और आरजेडी के रोशन मांझी के बीच में है, और बेलागंज में जदयू के मनोरमा देवी और सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ सिंह के बीच में है। तो देखिए, अभी एक कहा जा रहा है कि बिहार के अंदर कहीं ना कहीं जन स्वराज पार्टी का आधार भले ही उतना बड़ा ना हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगी, या कहें कि और जो अन्य पार्टियां हैं उनके वोट को तोड़ने का काम करेंगी। और साथ ही में जो आरसीपी सिंह की जो पार्टी आशा है वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से आप समझ सकते, कहा गया कि वो बीजेपी की बी टीम होने का काम करेंगे। लेकिन इस बार जो ये उपचुनाव है बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि उलझे हुए हैं। ये इसको क्या कुछ होगा ये इस पर किसी का कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जेपी नड्डा का बिहार पहुंचना, फिर जेपी नड्डा तो जा ही रहे हैं, फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी भी 2 बार जो है वो बिहार पहुंचेंगे 2 से 3 दिन के अंतराल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और फिर उसके बाद पहले आनंदीबेन पटेल, जेपी नड्डा, फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी, एक के बाद एक बीजेपी के नेता पहुंच रहे। मानो ऐसी स्थिति हो गई कि तू चल मैं आता हूं, उसकी ऐसी कुछ स्थिति नजर आई और आ रही है बिहार के अंदर। वहीं बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव का बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव जो है वो कभी भी सत्ताधारियों पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं भले। और दूसरी चीज ये कि विपक्ष के नेता होने के नाते भी उनका बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर तीसरी चीज जो है जेपी नड्डा का आरएसएस कार्यालय पर जाना, और फिर जो एक लंबी चौड़ी मीटिंग चलती है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर बेलागंज का चुनाव, ये बहुत से अलग अलग फैक्टर्स है जो मैंने आपको गिनवाने की इन बिहार के चुनावों में कोशिश की। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, इन तमाम चीजों को देखकर आप किस तरीके का आकलन बिहार की सियासत को लेकर लगाते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत में। आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।